बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कंज़र्वेशन ऑफ चार्ज के मुतालिक बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने चार्ज की क्वांटाइजेशन की बात की और आज के लेक्चर में हम चार्ज की एक और प्रॉपर्टी का जिक्र करने लगे हैं, दैट इज़ कंज़र्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंज़र्वेशन ऑफ चार्ज को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि चार्ज की वैल्यू में कमी या इजाफा नहीं होता। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आइसोलेटेड सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होता, जो सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट ना कर रहा हो, सेपरेट हो, उसे हम बोलते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके हवाले से हम ये भी कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मुतालिक, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कुदरती तौर पे पाई जाती है। चार्ज को मसनूई तरीके से क्रिएट नहीं किया जा सकता। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर। हम चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे के ऊपर मुंतकिल कर सकते हैं, बट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन चार्ज की टोटल अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसको अब हम एग्जांपल्स के साथ भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी आइसोलेटेड प्रोसेस में, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब है कि सेम रहता है, उसमें कमी या इजाफा नहीं होता। अब हम एग्जांपल्स के साथ इसी कंजर्वेशन के लॉ को फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सब हम दो तरह की एग्जांपल्स ले सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ये मटेरियल है, सपोज ये सिल्क है। हमारे पास एक सिल्क मटेरियल है और हमारे पास एक रॉड है ग्लास की बनी हुई। ये दो डिफरेंट मटेरियल हैं। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि अगर हम ग्लास की इस रॉड को, मैं साथ मेंशन भी कर दूं, और ये सिल्क मटेरियल है, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें, दोनों को आपस में रगड़ें, तो फ्रिक्शन की वजह से ये होगा कि किसी एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस केस में जब हमने ग्लास को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के ऊपर ट्रांसफ़र हो गए। तो जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के ऊपर आएंगे तो सिल्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफे की वजह से नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा और ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स मुंतकिल हो गए सिल्क की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा। हम पॉजिटिव चार्ज को प्लस के साइन से, नेगेटिव चार्ज को मनफी के साइन से यहाँ पे ज़ाहिर कर रहे हैं। ये कन्वेंशन है। तो इस केस में चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि ग्लास रॉड से चार्ज मुंतकिल हो गया सिल्क मटेरियल के ऊपर। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो जितना चार्ज इस ग्लास रॉड के ऊपर होगा उतना ही चार्ज सिल्क मटेरियल के ऊपर होगा। ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज को हम प्लस से और सिल्क के ऊपर चार्ज को हम मनफी के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। शुरू में दोनों न्यूट्रल थे, जब दोनों को रब किया तो एक के ऊपर नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, और दोनों की अमाउंट है सेम। तो ये मैक्रोस्कोपी लेवल है, बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात हम कर रहे हैं। तो हम इस एग्जाम्पल को इस तरह लिख सकते हैं, टोटल चार्ज बिफोर रबिंग is equal to total charge after rubbing। शुरू में ये ग्लास और रॉड दोनों थे न्यूट्रल। जब दोनों को रब किया तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में मुंतकिल हुए,
एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज अपीयर हुआ और दूसरे के ऊपर माइनस क्यू। तो शुरू में बिफोर रबिंग दोनों न्यूट्रल थे, तो दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू थी Q इज इक्वल टू 0, और रब करने के बाद एक मटेरियल के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू और दूसरे के ऊपर चार्ज है माइनस क्यू। हमने टोटल चार्ज निकालना था, दोनों को सम किया तो नेट चार्ज या टोटल चार्ज बिफोर रबिंग भी 0 था और रब करने के बाद भी टोटल चार्ज 0 है। हालांकि रब करने के बाद अब चार्ज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट को देख सकते हैं कि चार्ज है, और पहले चार्ज है ही नहीं था। तो अब ये जो अपीयर हुआ है चार्ज वो अमाउंट में इक्वल लेकिन साइन में ऑपोजिट है दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, तो उनका जो नेट है चार्ज इनका सम लें, टोटल करें तो वो होगा 0। इसका मतलब ये है कि हमने चार्ज को क्रिएट नहीं किया, पहले चार्ज 0 था फिर चार्ज है, तो चार्ज क्रिएट नहीं हुआ बल्कि सिंपली ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे के ऊपर चले गए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद में फ़र्क की वजह से चार्ज अपना इफेक्ट शो कर रहा है, तो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ और नेट चार्ज कितना है बिफोर एंड आफ्टर रबिंग 0। हेंस हम इधर लिखेंगे चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। यहीं पे मैं एक और एग्जांपल इसी तरह की डिस्कस कर लेता हूँ, इसी से मिलती जुलती है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्लास्टिक की रॉड है और एक और मटेरियल है, सपोज ये हमारे पास मटेरियल है फर, तो मैं इधर साथ लिख भी देता हूँ। ये फर है जिसे हम उर्दू में खाल भी कहते हैं, किसी जानवर की खाल वगैरह कह लें, और सपोज ये है प्लास्टिक रॉड। शुरू में ये जो फर है ये भी और प्लास्टिक की रॉड ये दोनों न्यूट्रल हैं, ये कोई चार्ज का इफेक्ट या चार्ज की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे। अगर हम इन दोनों मटेरियल्स को आपस में रब करें तो रब करने के बाद हम ये देखते हैं कि जो फर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो प्लास्टिक रॉड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इस केस में भी हमने चार्ज को प्रोड्यूस हरगिज़ नहीं किया, चार्ज को क्रिएट नहीं किया। सिंपली क्या हुआ है कि दोनों को रब करने से फर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए प्लास्टिक रॉड के ऊपर। तो ये हम पहले लेक्चर में डिफ़ाइन कर चुके हैं कि चार्ज कैसे अपीयर होगा, चार्ज को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो आप वो लेक्चर भी देख लीजिए। तो प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, इसे सपोज हम माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिफोर रबिंग चार्ज 0 था, आफ्टर रबिंग दोनों के ऊपर चार्ज है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव, और दोनों का सम करें तो नेट चार्ज होगा 0। नेट चार्ज बिफोर रबिंग इज इक्वल टू नेट चार्ज आफ्टर रबिंग। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसका मतलब चार्ज सेम रहना चाहिए, तो बिफोर एंड आफ्टर रबिंग चार्ज सेम होना चाहिए। हम देखते हैं कि क्या चार्ज वाकई सेम है इस केस में। बिफोर रबिंग इस मटेरियल के ऊपर चार्ज था 0 फर के ऊपर, और फर पे चार्ज 0 था और प्लास्टिक रॉड पे भी चार्ज था 0। आफ्टर रबिंग फर के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू और रॉड के ऊपर चार्ज है माइनस क्यू। तो जितना प्लस क्यू उतना माइनस क्यू, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो ये होगा 0 और 0 + 0 0। सो बिफोर रबिंग भी चार्ज 0 था दोनों मटेरियल्स पे, और आफ्टर रबिंग दोनों पे चार्ज अपीयर हुआ लेकिन दोनों का नेट चार्ज कितना आया 0। और यही हमारे इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की स्टेटमेंट है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये नहीं कहा गया कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे भी चार्ज नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज हो सकता है, दूसरे पे भी हो सकता है, लेकिन टोटल अमाउंट हमेशा सेम रहेगी। तो ये एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं।
तो माइक्रोस्कोपिक लेवल वो है कि ऐसे पार्टिकल्स जो हमें आम इंसानी आंख से नज़र नहीं आते, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और एटम के लेवल पे। तो अब हम एटॉमिक लेवल पे जाके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हवाले से कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो इनमें एक एग्जांपल को हम नाम दे लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का कंबाइन होना। हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस में है। इलेक्ट्रॉन हैज़ चार्ज Q इज इक्वल टू माइनस E, और पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज प्लस E है। जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उतना ही पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज है। दोनों पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज सेम है लेकिन साइन में, नेचर में ऑपोजिट है। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को हम एक दूसरे के करीब लाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ कंबाइन किया हमने एक पॉजिट्रॉन। ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को हम यहाँ पे माइनस लगा के शो करते हैं, पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज को यहाँ प्लस का साइन लगाया साथ, और जबकि इनका जो साइन है इलेक्ट्रॉन का, ये साइन है E के ऊपर हम माइनस, ऊपर पावर में लिखते हैं माइनस, और पॉजिट्रॉन के लिए E के ऊपर पावर में प्लस लिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ये दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं। ये मैटर है, पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर चार्ज है, ये दोनों ही डिसअपीयर होके दो गैमा रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये 2 गैमा रेज हैं, और हम ये जानते हैं कि गैमा रेज हैं, एनर्जी है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख देते हैं इस हवाले से, गैमा रेज हैव नो चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -E, पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज है +E। इन दोनों के कम्बिनेशन से पहले हम देखें तो दोनों पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज मौजूद है, और बाद में इनका जो रिजल्ट आ रहा, इनकी जो प्रोडक्ट आ रही वो गैमा रेज हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो मैटर पार्टिकल्स मिलके एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर हम इस प्रोसेस के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल लगा दें, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसी भी सिस्टम में, सिस्टम से मुराद कोई प्रोसेस भी है, किसी भी सिस्टम में, किसी भी प्रोसेस में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमने उस लॉ को यहाँ दोबारा लिख दिया। अगर हम इस प्रोसेस के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि बिफोर कंबाइनिंग दीज पार्टिकल्स चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -E प्लस पॉजिट्रॉन के ऊपर चार्ज है +E, दोनों को ऐड किया इज इक्वल टू, आफ्टर कम्बिनेशन चार्ज क्या बनता है कि ये दोनों पार्टिकल तो डिसअपीयर हुए, इस गैमा रेस पे चार्ज 0 है, तो ये -E +E, ये चार्ज बनेगा 0। सो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 0, ये नेट चार्ज है। तो पार्टिकल्स के नेट चार्ज बिफोर कम्बिनेशन भी 0 है और नेट चार्ज आफ्टर कम्बिनेशन भी 0 है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करता है। अब हम एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स के हवाले से बात करेंगे। तो एक और एग्जांपल है, दैट इज डिके ऑफ न्यूट्रल पाई मेसॉन। तो एक न्यूट्रल पाई मेसॉन ऑब्जर्व किया गया है कि ये डिके होगा। डिके होने से मुराद है कि किसी पार्टिकल का नए पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाना।
और पाई मेसॉन न्यूट्रल है, इसके ऊपर हम यहाँ पे ज़ीरो का साइन लगाएंगे जो ज़ीरो चार्ज को शो करता है। एक न्यूट्रल पाई मेसॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में यानी 2 गैमा रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पाई मेसॉन है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर टोटल चार्ज है 0 और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं 2 गैमा रेस वो भी न्यूट्रल हैं। यहाँ हमने पहले भी लिखा था गैमा रेस वेव्स हैं, एनर्जी है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इस वाले केस में हम लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज बिफोर डिके इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर डिके। पहले भी चार्ज 0 था और बाद में भी चार्ज 0। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हवाले से एक और एग्जांपल है, दैट इज डिके ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन है ये डिके हो जाता है एक प्रोटॉन में। अब न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज है 0 और यहाँ पे एक साथ पार्टिकल क्रिएट हो गया जिसका नाम है प्रोटॉन। मैं यहाँ पे अब इस तरह मेंशन कर देता हूँ, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्यू है 0 और हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्यू है प्लस ई। न्यूट्रॉन डिके हो जाता है एक प्रोटॉन में। तो अब अगर पहले चार्ज 0 है तो बाद में भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में डिके होगा तो सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं, इसके साथ यहाँ पे कोई एक ऐसा पार्टिकल आना चाहिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो वो यहाँ पे साथ होगा एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए ई के ऊपर माइनस का साइन, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, इधर इसको मेंशन कर देते हैं माइनस ई। और यहाँ पे साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी एमिट होता है जिसका नाम है न्यूट्रिनो, और न्यूट्रिनो को इस तरह के सिंबल से हम ज़ाहिर करते हैं। ये वी टाइप लिख के इसके एक एंड को ऐसे थोड़ा सा कर्व बना दें। तो एक न्यूट्रॉन डिके होगा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और न्यूट्रिनो में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस ई, प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस ई, और ये जो न्यूट्रिनो है इसके ऊपर चार्ज है Q इज इक्वल टू 0। हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज को Q से ज़ाहिर कर लेते हैं, तो मैं यहाँ भी Q लिख रहा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए है। इस वाले केस में भी हम देख सकते हैं कि शुरू में पहले चार्ज है 0, तो हम इसे इस तरह से सेंटेंस में लिख लें, टोटल चार्ज बिफोर डिके ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन के डिके होने से पहले उसके ऊपर टोटल चार्ज था 0, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये आ गया 0। और इसी तरह से हम नोट करते हैं कि टोटल चार्ज कितना है आफ्टर डिके। टोटल चार्ज आफ्टर डिके ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जब डिके होगा तो इसमें एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक न्यूट्रिनो होगा, न्यूट्रल पार्टिकल। तो इसका चार्ज प्लस ई, इसका माइनस ई और इसका 0 ऐड कर दें। टोटल चार्ज आफ्टर डिके हमने ऐड किया प्लस ई, माइनस ई और प्लस 0। तो इन सब का सम 0 आएगा, ये प्लस ई माइनस ई कट जाएंगे। तो टोटल चार्ज बिफोर डिके ऑफ न्यूट्रॉन एंड टोटल चार्ज आफ्टर डिके ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हैं। तो हम इसलिए कहेंगे टोटल चार्ज बिफोर डिके इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर डिके। और इसका मतलब ये है कि चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। किसी भी प्रोसेस में हमेशा चार्ज कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब कि चार्ज हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। हम एक
और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। और ये एग्जाम्पल है फ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, उसको हम ड्यूट्रियम का नाम देंगे। इसका मैस नंबर है 2 और इसके अंदर एक प्रोटॉन है। ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप, दो हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी दो ड्यूट्रियम आपस में कंबाइन होके बनाते हैं, या तो हीलियम बनाएंगे या फिर वो हाइड्रोजन का ही एक और आइसोटोप बनाएंगे। दो तरह के प्रोसेस हैं ड्यूट्रियम के कंबाइन होने में। तो सपोज ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस कंबाइन होता है और इनके कम्बिनेशन से बन जाता है हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और टोटल मिलके एटॉमिक मास बनता है 3, और साथ यहाँ पे एक प्रोटॉन भी इमिट होगा। इस वाले प्रोसेस में हम ये जानते हैं कि ये जो ड्यूट्रियम है इसके पास एक प्रोटॉन है तो इसका चार्ज हुआ +E। ये ड्यूट्रियम इसके पास भी एक प्रोटॉन है तो इसका चार्ज हुआ +E। दोनों के ऊपर चार्ज +E और +E है। तो हम लिख लेते हैं टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन। दोनों के फ्यूज़ होने से, कंबाइन होने से पहले टोटल चार्ज कितना है, +E और +E ये दोनों मिलके बन गया +2E। और अब हम देखते हैं कि आफ्टर फ्यूजन कितना चार्ज है। टोटल चार्ज आफ्टर फ्यूजन इज इक्वल टू, ये जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है इसके पास एक प्रोटॉन है तो इसके पास चार्ज है +E। ये बात याद रखिए कि हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनके पास प्रोटॉन एक ही है, और ये एक अलग से प्रोटॉन इमिट हो गया, इसके ऊपर चार्ज है Q इज इक्वल टू +E। तो आफ्टर फ्यूजन ये जो दो पार्टिकल्स हासिल हो रहे हैं इनका चार्ज सम करें तो वो होगा +E और +E, तो मिलके टोटल बन गया +2E। तो टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन एंड टोटल चार्ज आफ्टर फ्यूजन इक्वल है, तो हेंस चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। सो टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर फ्यूजन। और अगर ये चार्ज सेम रहता है इसका मतलब है कि चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। ये स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। अच्छा, यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है दो ड्यूट्रियम के कंबाइन होने से, और एक पॉसिबिलिटी ये है दो ड्यूट्रियम के कंबाइन होने से। सपोज ये दो ड्यूट्रियम कंबाइन हो रहे हैं, तो इनके कंबाइन होने से हीलियम का आइसोटोप बन सकता है, और हीलियम के आइसोटोप में हम ये जानते हैं कि 2 प्रोटॉन्स हैं और एक न्यूट्रॉन होगा, तो इसका टोटल चार्ज है 2E 2 प्रोटॉन्स की वजह से। और यहाँ पे इस प्रोसेस में साथ एमिट होगा एक न्यूट्रॉन। ये जो हीलियम है, ड्यूट्रियम है, इसके ऊपर चार्ज है 0, और इस ड्यूट्रियम के पास भी एक प्रोटॉन होने की वजह से इसका चार्ज होगा 0। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स हैं, तो 2 प्रोटॉन्स की वजह से इसके ऊपर चार्ज है +2E, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। तो इस केस में भी हम ये नोट कर लेते हैं, टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर फ्यूजन। ये मैंने सेंटेंस पहले लिख दिया, अब ज़रा नोट कीजिए। फ्यूजन से पहले इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है +E और इसके पास भी चार्ज है +E। यहाँ मैंने गलती की थी, +E लिखें।
तो टोटल चार्ज बिफोर फ्यूजन आ गया +2e, ये और ये। आफ्टर फ्यूजन हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसके पास 2 प्रोटॉन हैं, तो टोटल चार्ज है उसके पास +2e, और न्यूट्रॉन के पास चार्ज है 0। तो आफ्टर फ्यूजन भी टोटल चार्ज +2e ही रहेगा। तो इसका ये मतलब है कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी कोई भी प्रोसेस उठा के देख लें, चाहे वो फ्यूजन का प्रोसेस हो, और फ्यूजन में चाहे कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, प्रोडक्ट्स जो भी बन रही हों, एक ये प्रोडक्ट बन रही और ये डिफरेंट केस है, दूसरी प्रोडक्ट, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। या कोई पार्टिकल डिके होकर नए पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा हो, तब भी चार्ज कंजर्व रहता है। या हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें कि दो पार्टिकल्स को आपस में रब करें, पहले वो न्यूट्रल हैं, बाद में उन पे चार्ज अपीयर हो रहा है, तो टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग एंड बिफोर रबिंग हमेशा सेम रहता है। तो हम कोई भी प्रोसेस उठा के देख लें, तो किसी भी प्रोसेस में नेट चार्ज हमेशा सेम रहता है, ना उसमें इजाफा होगा ना उसमें कमी होगी। हाँ, सिर्फ एक बात यह है कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफ़र हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, विच मीन्स दैट टोटल चार्ज in any process in an isolated system always remains constant। और कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें चार्ज कंजर्व ना रहता हो, वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, और दूसरा इस लॉ के मुताबिक भी हम चेक कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस वैलिड है या नहीं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल का जिक्र करता हूँ। सपोज़ हमारे पास एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये दो गैमा रेज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज है -e, और आफ्टर इट्स डिके टोटल चार्ज बन जाएगा 0, और चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो इस तरह का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी प्रोसेस दुरुस्त है या नहीं, उसको जांचने का एक ये भी तरीका है कि उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करके देख लें। सो ये आज का लेक्चर हमारा एंड है। इससे अगले लेक्चर्स में हम फर्दर बात करेंगे कूलम्स लॉ के हवाले से।